देखें, कोई माशरा हो, कोई मुल्क हो, बुनियाद उठती है उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट से और इकोनॉमिक वैल्यू और वर्थ से। अगर कोई इवन इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, कंट्री हो या कोई अलायंस हो, जब तक उसकी इकोनॉमिक वर्थ नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ए जंपिंग पैड फॉर ऑल द डिविडेंड्स इन दिस वर्ल्ड, इन दिस पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। जब तक पैसा नहीं होता, थिंग्स कांट मूव। इट्स द मनी विच मेक्स द मेयर गो। दुनिया में गरीब ममालिक भी अमीर हुए। मिसाल मैं देता हूं एशिया की, जिससे हमारा ताल्लुक है, साउथ कोरिया और सिंगापुर। ये इस दौर की एक सक्सेस स्टोरीज है। पाकिस्तान जैसे मुल्क थे, लेकिन उन्होंने इन्हीं 74-75 सालों में वो दुनिया की वेलफेयर स्टेट्स बन गए और वहां इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के लेवल तक ले गए। उनमें क्या चीज आई, पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या चीजें हैं जो कि वक्त के साथ उनको आगे नहीं ले जा सके। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। एक तो लीडरशिप फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक सेल्फलेस लीडर आपको इत्तेफाक से मिल जाए तो वो कंट्री को आगे ले जाएगा। यानी या मुल्क आगे जाते हैं उस तरीके से जिस तरीके से इस वक्त वेस्टर्न मॉडल जा रहा है। वेस्टर्न मॉडल में ये होता है कि वहां के अवाम इतने बाशऊर हैं, इतने पढ़ लिख जाते हैं, क्वालिटी लिटरेसी लेवल हाई होता है कि वो अपने लीडर्स को जबरदस्ती सर्वेंट लीडर में कन्वर्ट कर देते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वट एवर दे डू दैट मस्ट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। वो अपनी पावर्स को मिसयूज अब्यूज नहीं कर सकते और अपनी पावर्स को नेशनल वेलफेयर और अपलिफ्ट के लिए ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ये वेस्ट का मॉडल है। इसको कहते हैं कि वहां जो पब्लिक है उनका एक इंस्टीट्यूशन है अकाउंटेबिलिटी का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम है। एक, इनके पास लीडरशिप क्राइसिस है। इनके पास अच्छे लीडर बड़े कम आते हैं। अगर आते हैं तो मोस्टली करप्ट होते हैं। वो मुल्क के असासे फरोख्त कर देते हैं फॉर द पर्सनल गेन्स। वो मुल्क पर नहीं लगाते, वो अपनी जात को बनाते हैं। दे बिकम द द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वो जो सिंगापुर और साउथ कोरिया की मिसाल दी, इनको इब्तदा में दोनों को अच्छे लीडर मिले, उन्होंने मुल्क को उठा दिया और ऐसा ट्रिगर किया कि मुल्क चल पड़ा, ऐसी किक दी कि वो दौड़ने लग गया। तो एक तो थर्ड वर्ल्ड का मसला कि इन्हें लीडर नहीं मिला। दूसरा, इनमें जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, ये आइदर नॉन एग्जिस्टेंट होता है या बहुत वीक होता है। इनका लोगों का लिटरेसी लेवल कम होता है और ना ही इनमें वो कोहेजन और कनेक्टिविटी होती है कि वो इकट्ठे होकर इस तरह अपनी वॉइस को उठाएं कि जो पीपल इन पावर हैं वो मुल्क के अलावा कुछ ना सोच सकेंगे। तो गोया कि ना वेस्ट वाली खुसूसियत है उनमें, ना ही उनमें सिंगापुर और साउथ कोरिया वाली वो लीडरशिप वाला फैक्टर है। दिस इज द बेसिस। अब चाइना दुनिया में मर्ज हुआ, चाइना में एक और फैक्टर हुआ। वो फैक्टर क्या हुआ? वो अजीब फैक्टर है। चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, वहां अवामी एहतसाब का इदारा नॉन एग्जिस्टेंट है। वहां लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वहां अपोजिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसका मतलब जो हुक्मरान पार्टी है वो तो जितना भी चाहे नेशनल एक्सचेकर का मिसयूज करे और अब्यूज करे। वहां इत्तेफाक क्या हुआ कि चाइना का फैक्टर ये है कि चाइना गॉट गुड लीडर्स। माओ जेतुंग वाज सिंसियर टू द नेशन। उसके बाद जो दूसरा बड़ा लीडर आया है, ये मैं बताऊं, वो था डेंग ज़ियाओपिंग। वो भी सिंसियर टू द नेशन। उसी ने ये मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की, मॉडल कम्युनिस्ट रखा, लेकिन कैपिटलिज्म की एक खुसूसी जो खूबी थी, उस खूबी से उसने फायदा उठाया और कम्युनिज्म से बाहर निकल आया और प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी टू इन्वेस्ट इन चाइना, और चाइना को उसने ट्रिगर कर दिया। तीसरा बंदा जो चाइना को लीडर मिला है वो शी जिनपिंग है। इसने चाइना की इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया। इसने जब चाइना में पैसे आ गया, टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा एडवांस हो गया,
नो हाउ मिल गया, क्योंकि बाहर की कंपनीज आई, उनसे इंटरेक्ट किया, तो उसके नॉलेज में, एक्सपर्टीज में, कई तरह की एक्सपर्टीज में इजाफा किया उसने। अब उसने उस सारी एक्सपर्टीज को और उस इकोनॉमिक बिल्डअप को और फाइनेंशियल बिल्डअप का इस्तेमाल करने के लिए एक नई चीज का इजाफा किया, जिसको कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ शी जिनपिंग, जो 2013 में इसने विजुअलाइज किया और इसने स्टार्ट किया, और 2015 में फुल स्विंग में ये जारी हो गया। अब इसने चाइना की इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया। अब पॉइंट ये था कि चाइना के पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस बहुत हो गया, उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेशुमार, जिनकी मैं अभी आपको बताऊंगा, वो बेशुमार है, उनके पास पैसा था, वो लोगों को फाइनेंस कर सकते थे, फाइनेंशियल एड दे सकते थे अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और फिर उसने इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसकी कंपनियां तैयार हो गई कि वर्ल्ड में कंपेटिटिव रेट्स पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता था। यानी कंपेटिटिव मींस के वेस्टर्न सो कॉल्ड, या अप टिल नाउ दुनिया की वेस्टर्न कंपनी जो सारी दुनिया में ठेके लेती थी, उनको कंपीट करने के लिए कंपेटिटिव रेट्स पर पहली दफा अगर कोई वर्ल्ड लेवल की पावर इमर्ज हुई है तो वो चाइना हुआ है। और ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। राइट नाउ 149 ममालिक ने MOU साइन कर दिए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप यूं कह लें कि 150 मुल्क हैं। अब दुनिया के 193 मुल्कों में से 150 ने खुद को चाइना से एसोसिएट कर लिया फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आप देखें उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना एक्सपैंड हो गया। अब दिस बिकेम ए चैलेंज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, जो आज तक की हेजमोनिक पावर थी सबसे बड़ी। उसके लिए जब चैलेंज हुआ तो G7 की मीटिंग कॉल की और कहा कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस चैलेंज, और वो लेकर आए B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। उस पर तबसरा करने वाले कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश तो है चाइना आगे ना बढ़े, लेकिन क्या उनमें वो एबिलिटीज हैं जो चाइना में 3 महीने गिनवाई हैं, कि वो मुकम्मल तौर पर वैसे ही हैं या उनसे बेटर हैं कि वो अपना इस BRI को शिकस्त दे सकें? तो एनालिस्ट कहते हैं कि वो शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए कि वो चाइना को कंपीट नहीं कर पाएंगे। ना उनके पास चाइना जैसा एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, और ना ही उनके पास कंपेटिटिव रेट्स पर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो दुनिया में जाकर कॉन्ट्रैक्ट्स लें कंपेटिटिव रेट्स पर, और ना ही फाइनेंशियल सेटअप ऐसा है। जिस तरीके से चाइना का फाइनेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं डे बाई डे, कि वो दुनिया में इस तरीके से उसको फैला सके। नतीजा क्या हुआ कि अब तक के यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी साथी थे सारी वर्ल्ड में, आई मीन द थर्ड वर्ल्ड, जहां वहां से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती थी उनकी, वो बारी बारी करके अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकलना शुरू हो गए। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और UAE, ये अमेरिकन ब्लॉक के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई थे, और ये दोनों ही अब टिल्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स चाइना। अभी शी जिनपिंग का जो फ्लाई पास्ट रिसेप्शन हुआ सऊदी अरेबिया में, उसने हैरान किया, और UAE ने अपने कई प्रोजेक्ट साइन किए हैं चाइना के साथ। अब ये दोनों जो हैं इन्वेस्टमेंट फेज में, वही BRI में इन्होंने खुद को एसोसिएट करना शुरू कर दिया। और फिर आप देख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ इनको जो ये खड़े थे, और इस क्लीवेज या इस जो इनमें डिफरेंसेस थे उससे फायदा वेस्ट उठाती थी, वो डिफरेंसेस भी ब्रिज अप होना शुरू हो गए। अरब्स की थोड़ी सी राइवलरी थी टर्की के साथ, ईरान के साथ जो थी, ये थोड़ी थोड़ी ब्रिज अप होना शुरू हो गई है। इट मीन दुनिया एक नए सिनेरियो, नए पॉलिटिको इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में दाखिल हो रही है, जिसमें जो पुलिंग फोर्स है वो चाइना और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज अगेन लेड बाय चाइना। फिर उसने पैरेलल अपना जो इंस्टीट्यूशन बैंकिंग का सेटअप बनाया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, जो कि छोटी बात नहीं है। राइट नाउ वो वर्ल्ड बैंक का हाफ है, और उसकी वर्थ इन द कमिंग ईयर्स
बड़ी स्पीडीली बढ़ेगी। तो ये वो चीजें हैं कि आप बुनियाद उठाते हैं इकोनॉमी से मुल्क की, और इकोनॉमी के बाद आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनते हैं, और सबसे बड़ी बात, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर कंपेटिटिव। चाइना proved to be competitive. Otherwise, I don't believe there is any love lost between China and countries like Argentina, I mean in South America. Chile is the part of BRI. यानी ये BRI क्या निकला कि 2015 में ये स्टार्ट होता है, और ये 6 साल के अरसे में दुनिया के 4 बड़े कॉन्टिनेंट्स में फैल गया है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। दिस इज द वे हाउ टू मूव इन दिस वर्ल्ड। जो मैंने आपको फिलोसॉफिकल बात की है, फैक्टर, एक जो लीडरशिप का फैक्टर है, एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, दैट रियली गवर्न, और ये बड़ी आसानी से आप एनालाइज कर सकते हैं किसी मुल्क के बारे में, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट कंट्री। उसमें ये दोनों सतह पर वो मुल्क कहाँ है, अगर नहीं है तो उस मुल्क को आगे कोई चीज नहीं ले जा सकती।